पैसों के लिए जेठानी ने बेचा देवरानी को अपना बच्चा। एक बहुत बड़े और आलीशान हवेली के नक्काशीदार दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़े हॉल में रेशमी धोती कुर्ता पहने रघुवीर सिंह भारी भरकम कुर्सी पर बैठे मूंछों पर ताव दे रहे हैं। उनके चेहरे पर अनुशासन और अनुभव की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। वहीं हॉल में गांव के लोग कतार में खड़े होते हैं। हाँ, अब बताओ कौन यहाँ अपनी झोली भरने आया है और कौन कर्ज का बोझ कम करने। तभी उनके पास उनका 5 साल का पोता आर्यन आता है और उनसे लिपट जाता है। दादाजी। रघुवीर सिंह आर्यन को गोद में उठा लेते हैं। तभी वहाँ उनकी बड़ी बहू और आर्यन की माँ माया उनके पास आती हैं और पापा जी, आर्यन का अब स्कूल में एडमिशन करवाने का समय आ गया है। मैंने शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में बात की है। वहाँ की फीस 2.5 लाख रुपए है। क्या 2.5 लाख रुपए सिर्फ एक स्कूल में दाखिले के? अरे सरकार, 2.5 लाख रुपए किस स्कूल में लगते हैं? मेरा पोता तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वहाँ किताबें और ड्रेस भी मुफ्त मिलती है। चुप रहो तुम। तुम्हारे पोते और मेरे पोते में जमीन आसमान का फर्क है। मैं खुद भले ही 25 पैसे वाली स्लेट पर पढ़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पोते को भी वैसे ही पढ़ाऊं। मेरे पोते के भविष्य के लिए 2.5 लाख क्या, अगर 5 लाख भी मांगे जाते तो मैं पीछे नहीं हटता। अरे माफ करना सरकार। रघुवीर सिंह बगल में रखी अपनी तिजोरी खोलते हैं। उसमें से 2.5 लाख रुपए निकालकर माया को दे देते हैं। माया बहू, तुम पैसों की चिंता मत करो। आर्यन को अच्छे से स्कूल में भेजो। फिर माया पैसे लेकर आर्यन के साथ वहां से चली जाती है। तभी रघुवीर सिंह का छोटा बेटा आदित्य वहां आकर उनके पैर छूता है। प्रणाम पिताजी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम ही तो इस घर के कारोबार को संभालते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तो। इतना कहकर रघुवीर सिंह रुक जाते हैं और आदित्य वहां से चला जाता है। तभी गांव के सूरज, रवि और आकाश अपने कंधों पर टांग कर नशे में धुत विक्रम को लाते हैं। विक्रम के कपड़े मिट्टी से सने होते हैं और वो होश में नहीं होता। जमींदार साहब, विक्रम जी शराब के नशे में नाली के किनारे पड़े हुए थे। इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। गांव वाले विक्रम को अंदर कमरे की तरफ ले जाते हैं तो वहीं हॉल में खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, जो रघुवीर सिंह के कानों तक पहुंच जाती है। भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलता है। जमींदार साहब के पास इतना पैसा है, 2 बेटे और 2 बहुएं, लेकिन एक बेटा शराबी और निकम्मा और एक बांझ। गुस्से का घूंट पीकर रघुवीर सिंह लेन देन करके गांव वालों को विदा करते हैं। दोपहर के खाने के लिए हवेली के डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं, जहां उनका बड़ा बेटा और पत्नी पहले से बैठे थे। वो भी वहां बैठ जाते हैं और फिर उनकी दोनों बहुएं पायल और माया उन्हें दाल, चावल, सब्जी और रोटी परोसती हैं। लेकिन खाने के बजाय रघुवीर सिंह पायल की तरफ देखकर बोल पड़ते हैं। छोटी बहू, तुम इस घर का वारिस हमें कब दे रही हो? तुम्हारी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। क्या हमें पूरी जिंदगी सिर्फ एक पोते के ही भरोसे रहना पड़ेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? बड़ी बहू माया ने तो वारिस दे ही दिया है ना। आर्यन है तो सही, फिर पायल पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मुझे दोनों बहुओं से वारिस चाहिए। पास ही बैठा विक्रम नशे में निवाला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से खाना नीचे गिर जाता है। देखो इसे, ये है मेरा बड़ा बेटा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा गरीबों की मदद की। फिर भी भगवान ने मुझे ऐसी निकम्मी औलाद दी है और एक ऐसी बाप। पायल अपने ससुर का अधूरा शब्द पूरा समझ लेती है और अपने आंसू छुपाते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। सावित्री भी पायल के पीछे उसके कमरे में जाती है और देखती है कि पायल बिस्तर पर लेटी मुंह छिपाकर रो रही होती है। सावित्री पायल के सिर पर हाथ रखती है। बहू, तुम अपने ससुर जी की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानती ही हो कि उनका मिजाज कितना कड़क है। पायल कुछ नहीं कहती। पायल को समझाकर सावित्री वहां से चली जाती है। उधर विक्रम, आर्यन और माया भी खाना खाकर अपने कमरे में पहुंचते हैं। आर्यन के सिर पर हाथ फेरती हुई माया, अच्छा हुआ कि मेरा एक बेटा है, वरना ससुर जी की बातें मुझे भी सुननी पड़ती। तभी माया बिस्तर पर लेटे विक्रम को देखती है। कैसा पति मिला है मुझे, एकदम निकम्मा और नकारा, हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है। अगर तुम भी अपने छोटे भाई आदित्य की तरह समझदार होते तो मुझे आज छोटी छोटी चीजों के लिए ससुर जी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। विक्रम वहां से उठकर बाहर चला जाता है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना, इसके जरिए मैं अपनी सारी जरूरतें और शौक पूरे कर लूंगी। आज स्कूल के एडमिशन के पैसे लिए हैं, अभी उसकी ड्रेस, किताबों और बस की फीस बाकी है। ऐसे ही वक्त बीतता है और आदित्य ऑफिस से वापस आकर जब अपने कमरे में पायल को उदास बैठा देखता है तो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, हे, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? पायल उसे सब बताती है। पायल, तुम जानती हो ना कि कमी न तुम में है न मुझ में।
बस वक्त की बात है। पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें सिर्फ वारिस दिखता है, उनकी बातों का बुरा क्यों मानती हो? नहीं, अब बहुत हो गया। अब मुझे बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर। हाँ ठीक है बाबा। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन सुबह आदित्य पायल का मन बहलाने के लिए उसे शॉपिंग पर ले जाता है। वो उसके लिए सोने के झुमके और एक सुंदर सा हार खरीदता है। फिर जब पायल शाम को घर वापस आती है और किचन में अपनी जेठानी के साथ खाना बना रही होती है तो उसकी जेठानी उसके झुमके और हार देखकर, अरे वाह देवरानी जी, नया हार और ये झुमके भी नए लग रहे हैं। हाँ दीदी, आदित्य जी आज मुझे शॉपिंग पर ले गए थे, उन्होंने ये सब दिलाया और हम कल घूमने भी जाएंगे। एक इसका पति है जो इतना प्यार करता है, इसको खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और एक मेरा पति पता नहीं इस वक्त किस नाली में पड़ा होगा या किस बार में पैसे उड़ा रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम एक बार में अपने दोस्त रोहित के साथ बार डांसर पर पैसे उड़ा रहा होता है, वो भी 500 के नोट। अरे विक्रम, इतने पैसे मत उड़ा, खत्म हो जाएंगे। अबे तू चिंता क्यों करता है बे? मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, तिजोरियां भी भरी पड़ी है उनकी। ये खत्म होंगे तो मैं और लाऊंगा। आखिर बड़ा बेटा हूँ, मेरा भी तो हक है। वहीं इधर हवेली के गार्डन में रघुवीर सिंह सावित्री और आदित्य के साथ हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठे हैं। आदित्य, इस महीने की आय तो ठीक हुई है, लेकिन ये खर्च का आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे है? मैंने इतने पैसे तो कहीं खर्च नहीं किए। पिताजी, आप तो भैया को जानते ही हैं ना, ये खर्च दरअसल उनकी आदतों की वजह से ही बढ़ा है। तभी आर्यन स्कूल की नई ड्रेस पहनकर दौड़ता हुआ रघुवीर के पास आता है। दादाजी देखिए मेरी नई स्कूल ड्रेस कैसी लग रही है। आर्यन को गोद में उठाकर, अरे भाई बहुत प्यारी लग रही है। माया भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाती है। पापा जी, इसकी किताबों और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए स्कूल में पैसे जमा करवाने हैं। कितने पैसे चाहिए? मैं अभी देता हूँ। तभी पायल वहाँ सबके लिए चाय लेकर आती है। पायल बहू, उस दिन मैंने जो कहा था वो याद है ना? मुझे जल्दी से इस घर का वारिस दे दो ताकि मैं अपनी जायदाद का बराबर बराबर बंटवारा कर सकूं। मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर सब भगवान के हाथ में है। अरे कैसी औरत हो तुम, एक वारिस नहीं दे पा रही हो। अपनी जेठानी माया को देखो, शादी के पहले साल ही उसने आर्यन को जन्म दिया था। अगर तुम भी समय पर वारिस दे पाती तो आज वो बच्चा भी 3-4 साल का होता। पायल चाय की ट्रे वहीं छोड़कर भाग जाती है। सावित्री रघुवीर सिंह को टोकती है। आप भी कैसे कैसे बातें करते हैं बहू से, जो बातें मैं एक औरत होकर नहीं कह पाती वो आप मर्द होके कह देते हैं। आदित्य वहाँ से उठकर अपने कमरे में पायल के पास जाता है। माया भी अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर, ससुर जी बंटवारे की बात कर रहे थे। अगर बंटवारा हो गया तो मेरे हिस्से की जायदाद मुझे मिल जाएगी, फिर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ससुर जी ने तो शर्त रखी है कि जब पायल माँ बनेगी तभी बंटवारा होगा। अगर वो माँ ही नहीं बन पाई तो इसका मतलब मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बस, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब आज ही चलो डॉक्टर के पास, मुझे हर हाल में माँ बनना है। ठीक है पायल, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। ओके, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। फिर शाम को जब पायल और आदित्य तैयार होकर हॉल से निकल रहे होते हैं, माया उन्हें देख लेती है। कहाँ जा रहे हो देवर जी? भाभी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इतना कहकर आदित्य और पायल बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही नशे की हालत में विक्रम आता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। माया उसके पीछे पीछे जाकर देखती है कि वो अलमारी खंगाल रहा होता है। क्या ढूंढ रहे हो? चुप कर, पैसे कहाँ हैं? पैसे निकाल। कैसे पैसे? सारे पैसे तो आपने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो गहने माँ ने दिए थे वो भी आपने बेच दिए। तभी विक्रम अलमारी से पैसों की गड्डी निकालते हुए, ये क्या है? झूठ बोलती है मुझसे? माया तुरंत हड़बड़ाकर विक्रम से पैसे छीनने की कोशिश करते हुए, अरे वो पैसे आर्यन के स्कूल के हैं, मैंने पापा जी से लिए थे, उसे हाथ मत लगाइए। विक्रम उसकी एक नहीं सुनता और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। माया सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अगर देवरानी माँ बन गई तो मेरा नुकसान है। बंटवारे में मिली जायदाद मेरा पति तो अय्याशी में उड़ा देगा। काश वो माँ ना बने। वैसे माया ने जो सोचा बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने पायल और आदित्य के जो सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी। और अगले दिन रिपोर्ट लेने जब वो दोनों डॉक्टर के पास उसके कैबिन में गए तो रिपोर्ट देखकर, ओ पायल जी, आपने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी। आपका गर्भाशय बुरी तरह डैमेज हो चुका है।
आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही पायल का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। आदित्य उसे संभालता है। अरे पायल, शांत हो जाओ। तुम माँ बनो या नहीं यार, मैं फिर भी तुमको प्यार करता रहूंगा। आदित्य, ससुर जी को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर बात ज्यादा बढ़ी तो मैं कह दूंगा कि कमी मुझ में है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ हॉल में बैठी माया। क्या हुआ देवरानी जी, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं भाभी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। पायल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। माया उनकी आंखों में नमी देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर माया अपने ससुर को अपनी देवरानी के डॉक्टर के पास जाने की बात बता देती है। ऐसे फिर रात में जब पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा खाना खा रहा होता है कि तभी बहू, तुम ये डॉक्टर वॉक्टर का चक्कर छोड़ो। मैंने कल घर में संतान प्राप्ति की विशेष पूजा रखवाई है, उसी से अब कुछ हो सकता है। ऐसे ही फिर अगले दिन हॉल में पूजा होती है। पायल और आदित्य पूजा में बैठते हैं। पूजा संपन्न होते ही फिर पंडित जी पायल को पंचामृत के साथ फल देते हुए, बेटी, ये फल सिर्फ तुम्हें ही खाना है। सच्चे मन से पूजा की है तो खुशखबरी जरूर मिलेगी। पूजा संपन्न हुए कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन कोई गुड न्यूज नहीं मिलती। रघुवीर सिंह का सब्र भी अब टूटने लगता है। फिर एक दिन हॉल में रघुवीर सिंह पायल, माया और आदित्य के सामने गुस्से में आपा खो देते हैं। अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर अगले 1 महीने में कोई खबर नहीं आई तो मैं आदित्य की दूसरी शादी करवा दूंगा। रोती हुई पायल अपने कमरे में जाती है। आदित्य भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। वहीं माया भी आदित्य के पीछे जाती है, लेकिन कमरे में जाने से पहले ही आदित्य उसे देखे बिना दरवाजा बंद कर लेता है। आदित्य, आप सच बता ही देते हैं। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती। पायल की ये बात माया सुन लेती है और इतना सुनकर चुपचाप अपने कमरे से चली जाती है। फिर पायल कभी माँ नहीं बन सकती? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तभी उसे अपने ससुर की कही बात याद आती है। अगर ससुर जी ने आदित्य की दूसरी शादी करवा दी तो वो तो माँ बनेगी और फिर बंटवारा होकर रहेगा। मुझे कुछ सोचना होगा, मैं बंटवारा नहीं होने दूंगी। काफी देर तक सोचने के बाद माया अपनी देवरानी के कमरे में जाती है। उस वक्त वो वहाँ अकेली बैठी रो रही थी। माया उसके आंसू पोंछती है। पायल, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। मुझे पता है तुम माँ नहीं बन सकती। दीदी, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो। पायल अपनी बात पूरी कह पाती है उससे पहले ही माया उसका हाथ पकड़ लेती है और पागल हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुमने सरोगेसी का नाम सुना है? सरोगेसी? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? कुछ गैर कानूनी नहीं है। मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। हम ये सब छुप कर करेंगे। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। दीदी, सच में आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन हो। इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दे रही हो। कुछ देर के बाद माया कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, फिर अपने बढ़े कदम रोककर, देवर जी कितने अच्छे हैं ना, इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। एक देवर जी हैं, जिम्मेदार और समझदार, और एक तुम्हारे जेठ जी हैं, अय्याश और निकम्मे। उन्हें ना मेरी ना हमारे बच्चे की किसी की भी फिक्र नहीं है। एक पैसे का काम नहीं करते। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान रहती हूँ कि पैसों के बिना आर्यन का भविष्य क्या होगा। आप चिंता क्यों करती हो? उसके चाचा चाची है ना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ जानती हूँ, लेकिन आखिर कब तक? तुम भी तो माँ बनोगी, फिर अपने बच्चे के भविष्य पर ध्यान दोगी। फिर मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? मुझे 50 लाख रुपए चाहिए आर्यन के भविष्य के लिए। 50 लाख? दीदी, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। फायदा नहीं, सौदा कहो। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा और मुझे मेरे बच्चे का भविष्य। बोलो, मंजूर है? मैं बच्चा चाहती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? देखो पायल, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तो तुम भी तो मेरे बारे में सोचो ना। और माँ बनने के लिए 50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, खासकर जब दाव पर पति लगा हो। सोचो, अगर ससुर जी ने देवर जी की दूसरी शादी करवा दी तो क्या होगा तुम्हारा? पायल को अपनी बातों में उलझाकर माया वहां से चली जाती है। पायल कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। उसी दिन डिनर करने के बाद जब आदित्य और पायल कमरे में साथ होते हैं तो हिम्मत करके वो उससे अपनी जेठानी की कही बात बता देती है। 50 लाख रुपए? 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है पायल। मैं एक बार में इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? और भाभी की कोख में मेरा बच्चा होगा, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। पायल आदित्य का हाथ थाम लेती है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम मुझे समाज की नजरों में बांझ बने रहने देना चाहते हो? और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। सरोगेसी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। पायल उसे पूरी प्रोसेस समझाती है। मैं माँ बनूंगी
तो पापा जी खुश हो जाएंगे। हम आधे आधे करके दीदी को पैसे दे देंगे। आदित्य पायल की खुशी के लिए उसकी बात मान लेता है और ठीक है पायल, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करूंगा। हम भाभी को आधे आधे करके 2 बार में पैसे दे देंगे। पायल आदित्य को गले से लगा लेती है और अगली सुबह जब माया नहाकर छत में खड़ी गीले बाल सुखा रही होती है तब पायल और आदित्य उसके पास जाते हैं और रात की पूरी बात बता देते हैं। कोई बात नहीं देवर जी, 25 लाख मेरे प्रेग्नेंट होते ही दे देना और बाकी के बच्चा मिलने के बाद। फिर माया उन दोनों को अपना पूरा प्लान समझाती है और पायल समझ गई ना? हाँ दीदी समझ गई। अब हम दोनों आपकी कही हर बात मानेंगे। उसी दिन माया उन दोनों को लेकर फर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट डॉक्टर नीलम के क्लिनिक पहुंच जाती है। फिर डॉक्टर माया और आदित्य के टेस्ट करके आगे की प्रोसेस शुरू कर देती है। और जब वो तीनों घर वापस पहुंचते हैं तो हॉल में बैठे रघुवीर सिंह। तुम तीनों कहाँ गए थे? पापा जी मुझे एक डॉक्टर के बारे में पता चला है, डॉक्टर नीलम। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। हो सकता है उनके इलाज से देवरानी जी बहुत ही जल्दी कोई खुशखबरी सुना दे। ठीक है, ये आखिरी मौका है। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं वो करूंगा जो छोटी बहू को पसंद नहीं आएगा। रघुवीर की बात सुनकर वो तीनों वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस दिन के बाद से अगले कुछ दिनों तक माया उन दोनों को नीलम के क्लिनिक ले जाती रही। लगभग 1 महीने के बाद विक्रम और आर्यन के रूम पर ना होने पर माया अपनी देवरानी के साथ खुद का प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ये मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी आवाज सुनकर उसके ससुर भागे भागे वहाँ चले आते हैं। क्या कहा बहू? फिर से कहना। देवरानी माँ बनने वाली है। लेकिन खुशी से चिल्लाई तो तू थी ना। क्या फर्क पड़ता है खुशखबरी किसने दी? मुद्दे की बात तो ये है कि पायल माँ बनने वाली है। मुझे तो बस वारिस चाहिए, फिर चाहे वो पोता हो या पोती। रघुवीर पायल के सिर पर हाथ रखते हैं और पायल बहू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। लेकिन होता उसका उल्टा है। पायल घर का सारा काम करती है और माया अपने कमरे में बैठी आराम करती है। और फिर एक दिन रघुवीर पायल को हॉल में झाड़ू लगाते देखता है और उसके पास आकर, छोटी बहू तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? और बड़ी बहू कहाँ है? पापा जी डॉक्टर ने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कहा है, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। बस इसीलिए मैं काम कर रही हूँ और दीदी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। ठीक है बहू, करो, डॉक्टर जो कहे वो करना। ऐसे 2 महीने बीत जाते हैं और सबकी नजरों में प्रेग्नेंट पायल घर का सारा काम करती और प्रेग्नेंट माया अपने कमरे में आराम करती। ये बात सावित्री नोटिस कर लेती है। जो भी खाने पीने की चीजें रघुवीर सिंह पायल को लाकर देते वो सब माया ही खाती। और फिर एक दिन अपने कमरे में रघुवीर सिंह के साथ बैठी सावित्री, एक बात समझ नहीं आ रही, माँ बनने वाली है छोटी बहू, लेकिन ये बड़ी बहू माया क्यों सारा दिन कमरे में रहती है और पायल सारा काम करती रहती है? तुम भी क्या बेमतलब की बात सोचती हो? पायल को डॉक्टर ने काम करने को कहा है, इसलिए देवरानी काम करती है और जेठानी आराम। ऐसे ही समय बीतता है और सबकी नजरों में पायल की प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो जाता है। लेकिन अब माया का पेट थोड़ा बाहर निकलने लगता है और पायल का पेट वैसे का वैसा ही रह जाता है। और फिर एक दिन घर का काम करते हुए पायल के पेट पर उसकी सास और ससुर की नजर पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वहीं जब भी आर्यन के बहाने सावित्री माया के कमरे में जाती तो उसका बढ़ा हुआ पेट देखती। फिर एक शाम गार्डन में रघुवीर के साथ चाय पीते हुए सावित्री, आपने गौर किया 5 महीने हो गए हैं पर पायल का पेट बिल्कुल भी नहीं निकला, वही माया का पेट बाहर निकले जा रहा है। अब बड़ी बहू दिन भर कमरे में रहेगी, कोई काम नहीं करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। और छोटी बहू अकेले ही पूरा काम करती है तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसका पेट नहीं दिख रहा। तुम भी ये बेवजह की चिंता करती हो? हाँ? उनकी बातें पास में पौधों को पानी दे रही पायल सुन लेती है और माया के कमरे में जाकर उसे सारी बात बता देती है। तुम एक काम करो, तुम बाजार से नकली पेट ले आओ, वही लगाकर सबके सामने आना और मैं ढीले कपड़े पहनूंगी ताकि माँ जी जब भी कमरे में आए तो उनसे मेरा पेट छुपा रहे। ऐसे ही फिर नकली पेट लगाकर पायल और ढीले कपड़े पहनकर रूम से बाहर ना निकलकर माया की तरह ही 9वें महीने की शुरुआत तक सबसे बचती रहती है। वही नशे का आदि विक्रम माया पर ध्यान ही नहीं देता था तो उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। और एक रात जब विक्रम रूम में नहीं होता है तब माया कॉल करके पायल और आदित्य को अपने रूम में बुला लेती है। पायल, डॉक्टर की बताई हुई डेट परसों की है, अब रिस्क बढ़ गया है। मैं आज रात ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ। तुम कल सबसे कह देना कि मैं अपनी सहेली की शादी में चली गई हूँ और अब यहाँ से तुम अकेले ही संभालना। रात के अंधेरे में आदित्य माया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर वापस घर आ जाता है। वहीं अगली सुबह पायल जब हॉल में सब लोगों के साथ नकली पेट लगाए और मैक्सी पहने बैठी थी तभी उसके फोन में डॉक्टर नीलम का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही, ओह माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया है।
पायल दर्द में तड़पने का नाटक शुरू कर देती है। फिर आदित्य पायल को कार में बिठाकर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां पर माया को रात को एडमिट करवाया गया था। उसके साथ पायल के ससुर भी थे, जहां डॉक्टर नीलम ने माया के कहने पर सब सेट कर रखा था। नीलम पायल को आईसीयू वार्ड में ले जाती है। आईसीयू वार्ड के बाहर घबराए हुए खड़े सावित्री और रघुवीर सिंह नहीं सोच पाते कि पायल को तो डिलीवरी वार्ड की जगह आईसीयू में क्यों ले जाया गया है। भगवान सब सही करे। तभी डॉक्टर नीलम आईसीयू से बाहर एक छोटे से रोते हुए बेबी बॉय को लेकर आती है और रघुवीर सिंह की गोद में देते हुए, बधाई हो जमींदार साहब, आपकी छोटी बहू ने एक बहुत ही तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया है। रघुवीर सिंह बच्चे का मुंह देखते हैं और अरे अब मेरा परिवार पूरा हो गया। नीलम पायल को आईसीयू में इसलिए ले गई थी क्योंकि डिलीवरी वार्ड में डिलीवरी का नाटक करना मुश्किल होता। डिलीवरी वार्ड में माया की मां बनते ही नीलम ने पायल को मैसेज कर दिया था और उसके बेटे को लेके आईसीयू में रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ ये आपने देख ही लिया। प्लान के मुताबिक नीलम पहले माया को डिस्चार्ज करती है ताकि वो घर जाकर खुद को संभाल सके। उसके बाद उसकी देवरानी को। पायल की मां बनने की खबर से पूरा परिवार और गांव खुश होता है, लेकिन उसकी असली मां पायल के कमरे में जाती है और उसे गोद में लिए बिस्तर पर बैठी पायल से, लाओ मेरे बाकी के पैसे, वो अलमारी में सूटकेस में रखे हैं जेठानी जी। माया अपने दुधमुहे बच्चे का मुंह भी नहीं देखती और अलमारी से सूटकेस निकालती है और उसे खोलकर उसमें से पैसे लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपनी कही बात के मुताबिक अगले दिन रघुवीर सिंह पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करते हैं और अपनी जायदाद का एक हिस्सा अपने पास रखकर बाकी का बराबर बराबर दोनों बेटों के नाम कर देते हैं। आज मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मैं चैन से धाम की यात्रा पर जा सकता हूँ। अगले कुछ दिनों तक पूरी हवेली में धूम मची रहती है। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और वो सभी पायल को महंगे महंगे तोहफे देते हैं, लेकिन रघुवीर सिंह और सावित्री के दिए हुए डायमंड नेकलेस और डायमंड इयररिंग्स से महंगे नहीं। इस धूमधाम में कमजोर हो चुकी माया पर कोई ध्यान ही नहीं देता है और उसे अपनी सेहत पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फिर एक दिन वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, उसकी गोद से अपने बेटे को लेकर अपने आंचल से लगाकर उसे दूध पिलाने लगती है। बेटा पहचान ले, यही है तेरी असली माँ। भूख लगने पर यही तुझे अपने आंचल से दूध पिलाएंगी। मैं यहाँ किसी को अपनी पहचान करवाने नहीं आई, बल्कि अपना हक लेने आई हूँ। जो तोहफे तुम्हें मिले हैं वो मेरे हैं, क्योंकि भले ही पैसे के लिए मैंने तुम्हें अपना बच्चा बेचा है, लेकिन असली माँ तो मैं ही हूँ। हाँ जेठानी जी, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही वो सारे तोहफे अलग से रख दिए हैं। इतना कहकर पायल अलमारी खोलती है और माया बच्चा पायल की गोद में देकर अलमारी से सिर्फ डायमंड नेकलेस और इयररिंग लेकर वहां से चली जाती है। माया कुछ ही दिनों में बेचे हुए बच्चे से मिले पैसे, अपने गहने, कपड़े, महंगी घड़ियां और बहुत कुछ शौक पूरे करने में खत्म कर देती है। और एक दिन माया अलमारी के पीछे छिपाए हुए अपने दोनों बैग निकालकर खोलती है तो उसमें सिर्फ 10 और 500 के नोटों की गड्डियां देखकर, अरे सिर्फ 5 लाख बचे हैं, इतने पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? तभी माया के कानों में पायल की लोरी गूंजती है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। मेरे पास तो खत्म हो गए, लेकिन मेरी देवरानी के पास तो है। माया के मन में अब लालच आ चुका था। वो पायल के कमरे में जाती है जहाँ पायल बच्चे को पालने में झुला रही थी। देवरानी जी, तुम्हारे जेठ जी जुए में 10 लाख रुपए हार चुके हैं। अगर ससुर जी को ये बात पता चली तो वो हमें घर से निकाल देंगे। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? दीदी, आपने इतनी बड़ी मुसीबत में मेरी मदद की, तो अब मैं भी आपकी मदद करूंगी। पायल तिजोरी में रखे अपने गहनों में से 2 हार और चूड़ियां निकालकर माया को दे देती है। दीदी, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, जितने थे सारे आपको दे दिए थे। आप ये गहने बेचकर अपना काम चला लो। माया तिजोरी में रखी अपनी देवरानी के गहने देख लेती है और उसके मन में लालच और बढ़ जाता है। वो उस समय तो वहां से उसके दिए गहने लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से मजबूरी का नाटक करके उसके कमरे में मदद मांगने चली आती है। और पायल बिना सोचे समझे, जेठानी जी आप चिंता ना करो, मैं हूँ आपकी मदद करने को। ऐसे ही पायल धीरे धीरे अपनी जेठानी को अपने सारे गहने दे देती है। और फिर एक दिन माया पायल के कमरे में आती है और फीडिंग बोतल से बच्चे को दूध पिला रही पायल से, पायल, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। दीदी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारे गहने मैंने आपको दे दिए। देवर जी के पास पैसे तो है और ये आधी प्रॉपर्टी भी तो उनकी है। अब ये आप क्या कह रही हो दीदी? सही कह रही हूँ। ये मत भूलो कि ये मान सम्मान जो तुम्हें मिल रहा है सब मेरी वजह से है। अगर मैं तुम्हें बच्चा ना देती तो तुम आज शायद इस घर में भी ना होती। तो मैंने उसकी कीमत भी चुकाई है। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी जाकर ससुर जी से सब सच बता देती हूँ। फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओगी। मैं तो माँ हूँ, असली वाली। मुझे ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तो सीधा घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसा मत करना दीदी,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इंतजाम करती हूँ, कुछ 1 दिन का टाइम दे दीजिए। पायल अगले दिन अपने बच्चे को हॉल में बैठे ससुर को देती है और जेठानी के कमरे में जाकर अपने गहने उतार कर उसे देते हुए। अब मेरे पास सिर्फ यही बचा है आपको देने के लिए। मुझे पता होता कि आपके मन में लालच आ जाएगा तो मैं आपसे बच्चा कभी ना खरीदती। माया पायल से गहने ले लेती है और अच्छा ये बात है, तो अब एक काम कर, जा ससुर जी की तिजोरी में रखे रुपए लाकर मुझे दे, नहीं तो मैं तेरी पोल अभी जाकर खोलती हूँ ससुर जी के सामने। आपको मैंने अपने सारे गहने दे दिए, लेकिन अब मैं चोरी नहीं करूँगी। आप जाओ और अभी सब सच बता दो। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, अभी जाती हूँ। गुस्से से तमतमाई माया वहाँ से निकलकर हॉल में बच्चे के साथ खेल रहे रघुवीर सिंह और सावित्री के पास जाती है। पायल भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ माया अपने ससुर से, ससुर जी मेरा बच्चा मुझे दो। ये क्या बदतमीजी है बहू? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी देवरानी का है। ससुर जी ये बच्चा मेरी देवरानी का नहीं बल्कि मेरा है, जिसे उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए में खरीदा था। माया की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं और हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब आएगा मजा, अब फूटेगा एटम बम। अब ससुर जी देवरानी की हालत खराब करेंगे, उसे निकालेंगे घर से बाहर और मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके गाल में रघुवीर का जोरदार थप्पड़ लगता है। मुझे हकीकत पहले से ही पता है ये बच्चा किसका है और किसने क्या किया है। बड़ी बहू, तुमने छोटी बहू की मासूमियत और उसकी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, बस अब और नहीं। आपको कब पता चला और आपने अब तक किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे उसी दिन पता चल गया था जब बड़ी बहू ने हॉल में हम सबके साथ खाना खाते हुए पहली बार वॉमिटिंग की थी। उस दिन पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा खाना खा रहा था। तभी माया मुंह पकड़कर बाथरूम की तरफ भागती है और उसके पीछे पीछे पायल भी जाती है। फिर माया पायल को अपने पास देखकर, अरे देवरानी जी तुम क्यों आ गई? उल्टी तो मुझे हो रही है। अरे माँ तो मैं बनने वाली हूँ, आप नहीं, तो उल्टी तो मुझे होगी ना। घर वालों को पता चलना चाहिए कि छोटी बहू को उल्टी हो रही है, इसीलिए मैं आ गई। पानी का ग्लास लिए उनके पीछे खड़े रघुवीर उनकी बातें सुन लेते हैं। हॉल में सब लोगों को रघुवीर सारी बात बता देते हैं। उसी दिन तुम्हारे झूठ का मुझे पता चल चुका था और मैं चुपचाप वापस आकर हॉल में सब लोगों के साथ बैठ गया। मैं पहले बहुत खुश था कि एक जेठानी अपनी देवरानी की मदद कर रही है। मेरी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है। फिर मुझे पता चला कि वो प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा लालच है। बहू, तुमने कैसे अपनी देवरानी से उसके गहने लिए और उन तमाम पैसों को कहाँ खर्चा किया, मैं सब जानता हूँ। मेरा बड़ा बेटा तो निकम्मा था ही, तुम भी लालची निकली। अपने ससुर की बात सुनकर माया उनके पैरों में गिर जाती है। पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों के लिए देवरानी को बच्चा नहीं बेचना चाहिए था। बड़ी बहू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि जायदाद से बेदखल करूंगा। ससुर जी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने बेटे, अपने पोते, अपनी बहू को जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, मेरी जायदाद है। आप अपने पोते के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? बहू, तुम्हारा छोटा बेटा यानी मेरा छोटा पोता मेरी छोटी बहू के पास रहेगा। अब वही उसकी असली माँ है और ये मेरा बड़ा पोता अब मेरे पास रहेगा। उसका भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है, एक लालची माँ और अय्याश बाप के साथ नहीं। उसी दिन रघुवीर वकील बुलाते हैं और अपनी जायदाद से बड़े बेटे और बड़ी बहू को बेदखल कर देते हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तब तक शराब के नशे में विक्रम भी वहां आ चुका था। विक्रम को अपने साथ लेकर माया हवेली के बाहर निकल जाती है और अब वो गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। ऐसे ही फिर एक शाम झोपड़ी के बाहर माया मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी नशे की हालत में विक्रम डगमगाते हुए उसके पास आता है। आ गए तुम। अगर तुम निकम्मे ना होते, तुम शराबी ना होते, तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। अगर तुम देवर जी की तरह जिम्मेदार होते तो मुझे पैसों के लिए देवरानी जी को अपना बच्चा ना बेचना पड़ता और हम सड़क पर ना आते। ऐसे ही लालची जेठानी अपने लालच की वजह से जंगल में गरीबी में अपना जीवन बिताती है और वहीं देवरानी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी हवेली में अपना जीवन बिताती है।